इवनिंग फ्रेंड्स, आई वेलकम ऑन योर चैनल एसपी ज्ञान। तो सुपर फास्ट डिवीजन सीरीज का एक अगला लेक्चर हम लेकर आए हैं केमिकल काइनेटिक्स, जो क्लास 12th के फिजिकल केमिस्ट्री का एक चैप्टर है। इस सीरीज को लाने का एक एम है कि आप अपने टेस्ट या एग्जाम से पहले पूरे सीरीज को फॉलो करें। बहुत अच्छे कंसेप्ट आपको सिखाए जाएंगे जो आपने क्लास में काफी डिटेल में पढ़ा होगा। उसका एक क्विक रिकैप आप इन सब लेक्चर्स में पाने वाले हैं। और जो मैं डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक दे रहा हूँ पीडीएफ का, उसको कई बार आपको पढ़ने से क्या होगा, ये जो फॉर्मूले हैं वो काफी अच्छे से आपके दिमाग में बैठ जाएंगे, जिससे कि एग्जाम में गलती होने के चांसेस काफी कम हो जाएंगे। तो चलिए आइए बिना किसी देरी के हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और जो इसके इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है केमिकल काइनेटिक्स से उनको समझने की कोशिश करते हैं। तो आइए केमिकल काइनेटिक में पहले हम टॉपिक की बात करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन। तो जैसे कि रेट ऑफ रिएक्शन को सिंपली हम कैसे डिफाइन करते हैं कि चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम। अब इसका यूनिट क्या है कि जो कंसंट्रेशन का यूनिट होता है वो क्या होता है, मोलारिटी होता है, यानी कि मोल पर लीटर होता है, और नीचे क्या है, टाइम है। तो टाइम इनवर्स हम कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, यूनिट हो जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन का। और सपोज कीजिए कि हमारे पास कोई एक रिएक्शन है जो इस तरह से है कि अल्फा ए प्लस बीटा बी गिव्स यू गामा सी प्लस डेल्टा डी, राइट। तो अगर हमें रेट ऑफ रिएक्शन लिखना होगा तो हम कैसे लिखेंगे कि जो हमारे पास रिएक्टेंट साइड है उसमें हम क्या करेंगे, पहले माइनस लगाएंगे जैसे कि इन दोनों में लगाया, और जो प्रोडक्ट साइड होते हैं उनमें हम क्या लगाते हैं, पॉजिटिव का साइन लगाते हैं, ठीक है। अब जो यहाँ पे इसका कॉफिशिएंट होता है, स्टोइकियोमेट्रिक कॉफिशिएंट, उसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे डिवाइड करते हैं, राइट। माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए डिवाइडेड बाई अल्फा डेल्टा टी, यानी कि चेंज इन टाइम। और इस तरह से बी का भी लिखेंगे, सी का और डी का भी लिखेंगे, ठीक है। तो इस तरह से रेट ऑफ रिएक्शन को हम लिखते हैं। तो इस पे भी क्वेश्चन आते हैं, तो डेफिनेटली आपको ये माइंड में रहना चाहिए कि रिएक्टेंट साइड हम क्या लगाते हैं, माइनस लगाते हैं, और प्रोडक्ट साइड क्या लगाते हैं, प्लस का साइन लगाते हैं, ठीक है। अब दूसरे टॉपिक की हम बात करते हैं जो क्या है, रेट लॉ, राइट। अगर सपोज कीजिए कि हमारे पास कुछ इस तरह का रिएक्शन है कि अल्फा प्लस बीटा बी गिव्स यू गामा सी प्लस डेल्टा डी, तो जो हमारे पास रेट है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एक्टिव मास ऑफ ए, और यहाँ पे जो एक्स है, और यहाँ पे क्या है, एक्टिव मास ऑफ बी, और इसका जो पावर है वो क्या है, वाई है। अब यहाँ पे दो कंडीशन है कि हमारे पास जो एक्स है, हमारे पास जो एक्स है वो गाम अल्फा के इक्वल हो सकता है, लेकिन एक ही कंडीशन में, कब, जब हमारे पास रिएक्शन वन स्टेप रिएक्शन हो या फिर एलिमेंट्री रिएक्शन हो। तो जब इस तरह का रिएक्शन होता है तो उसमें क्या होता है कि एक्स की वैल्यू अल्फा के इक्वल हो जाती है और वाई की वैल्यू क्या होगी, बीटा के इक्वल हो जाएगी। लेकिन बाकी सभी रिएक्शंस के लिए क्या होगा, एक्स इज नॉट इज इक्वल टू अल्फा, और जो वाई है वो बीटा के इक्वल नहीं होगा। अच्छा, यहाँ पे जो रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्टिव मास ऑफ ए, और उसका जो पावर है एक्स, और एक्टिव मास ऑफ बी उसका पावर वाई। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं कि जो प्रोपोर्शनलिटी का साइन है उसको हटा करके हम उसके जगह पे कांस्टेंट को लिखेंगे, और इसी कांस्टेंट को हम क्या कहेंगे, रेट कांस्टेंट कहेंगे, ठीक। आइए जनाब हम ऑर्डर के बारे में समझ लेते हैं कि रिएक्शन का ऑर्डर क्या होता है। एक्चुअली ऑर्डर जो होता है ना, वो थ्योरेटिकल नहीं, एक एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी होती है, ठीक। जैसे कि हमारे पास जो मॉलिक्यूलरिटी होती है, वो मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है, थ्योरेटिकल क्वांटिटी होती है, लेकिन जो ऑर्डर है वो क्या है, एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी होता है। अब ऑर्डर जो है ना, ऑर्डर क्या होता है, कॉफिशिएंट हो सकता है, जैसे कि उसमें अल्फा और बीटा था ए और बी के सामने, तो वो कॉफिशिएंट के इक्वल ऑर्डर हो सकता है, लेकिन कब, जब हमारे पास वन स्टेप रिएक्शन हो तब। थर्ड पॉइंट क्या है कि ऑर्डर जो है हमारे पास वो पॉजिटिव, निगेटिव, जीरो या फ्रैक्शनल भी हो सकता है। कॉम्प्लेक्स जो हमारे पास रिएक्शन है, ये आरएक्शन क्या रिएक्शन है, तो जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस हैं उनको भी एक मैकेनिज्म के द्वारा क्या किया जाता है, हम ऑर्डर निकालते हैं, जैसे कि उसमें फास्ट, स्लो, और जो मेन रिएक्शन है वो दिया होता है, इक्विलिब्रियम वाला जो है वो रिएक्शन दिया होता है। तो उन सब की हेल्प से हम क्या करते हैं, ऑर्डर निकालते हैं। तो पूरा मैकेनिज्म दिया होगा तब हम निकाल सकते हैं। ऐसे हम सिंगल, अच्छा यहाँ पे हम समझिए कि अगर हमारे पास कोई रेट ऑफ रिएक्शन दी हो, जो क्या हम के ए टू द पावर एक्स और बी टू द पावर वाई, और यहाँ पे ए और बी क्या है, एक्टिव मास है या फिर कंसंट्रेशन है, एक है। तो हम यूनिट कैसे निकालेंगे के लिए, तो वहां पे हम मोलारिटी लिखेंगे और वन माइनस एक्स प्लस वाई लिखेंगे, और एक्स प्लस वाई क्या है, ऑर्डर है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, वन, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं कि एम टू द पावर वन माइनस एन, और एन हमारे पास क्या है, यहाँ पे ऑर्डर है, ठीक। तो इसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, इजिली यूनिट निकाल सकते हैं के का। अच्छा, इसका रिवर्स भी कई बार आपको काफी ज्यादा हेल्प करेगा। कई बार आपसे पूछेगा, यूनिट दे दिया होगा और वहां पे पूछेगा कि कौन सा ऑर्डर का रिएक्शन है, तो आपको क्या करना होगा, इसी तरह से आपको फाइंड करना होगा, और एन की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, और वहां से आपको पता लग जाएगा कि ये किस ऑर्डर का रिएक्शन है। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लीजिए। यहाँ पे एन क्या है, तो एन ओवरऑल ऑर्डर है रिएक्शन का, एक्स क्या है, तो ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू ए है, और वाई है वो क्या है, ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू बी है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है कि एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर, यानी कि अब ये इस तरह का जो क्वेश्चन होता है ना, जैसे कि हमारे पास ए का कंसंट्रेशन दे रखा है, बी का कंसंट्रेशन दे रखा है, और यहाँ पे हमारे पास इनिशियल रेट दे रखा है, राइट। तो अब हमको क्या निकालना है कि इसका ऑर्डर निकालना है, तो उसको भी काफी इजीली आप निकाल सकते हैं। तो ये समझते हैं कि कैसे आप निकाल सकते हैं, ठीक।
तो जैसे आप क्या कीजिए कि पहले इक्वेशन को आप ऐसे लिख दीजिए, कैसे? 2 × 10⁻⁻4 इज इक्वल टू के, और ए का कंसंट्रेशन को आप लिखिए 0.1 और उसका पावर x, जो कि आपको पता नहीं है, और वहीं ऑर्डर निकालना है हमें। और बी का कंसंट्रेशन 0.1 और उसका पावर y। तो ये एक हमारे पास हो गया। अब इसमें से आप क्या कीजिए ना कि कोई ऐसा इक्वेशन लिखिए जैसे कि ये 0.1, तो 0.1 उसके नीचे वाला भी होता है कि क्या हो, अभी हमें डिवाइड करना है तो कैंसिल हो जाए। तो अब हम दूसरे इक्वेशन को कैसे लिखेंगे? 4 × 10⁻⁻4 इज इक्वल टू के, और यहाँ पे क्या करेंगे 0.1 x, और यहाँ पे क्या करेंगे 0.2 और इसका पावर क्या लिखेंगे y। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को हम डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अब डिवाइड करेंगे तो देखिए क्या क्या कैंसिल हो रहा है, यहाँ से k कैंसिल हो रहा है, यहाँ पे 0.1 x 0.1 टू द पावर x कैंसिल हो रहा है। तो यहाँ से भी हमें हमारे पास क्या मिलेगा कि 1/2 इज इक्वल टू, और यहाँ से क्या मिलेगा कि 0.1 अपॉन 0.2 होल टू द पावर y। तो यहाँ से अगर आप कंपेयर करेंगे तो y की वैल्यू आपको क्या मिलेगी 1। तो ये हमको क्या मिल गया, y की वैल्यू 1 मिल गई। अब हमको क्या करना है, x की वैल्यू भी ऐसे ही फाइंड करना है। अगर ये सब क्वेश्चन की आपकी प्रैक्टिस काफी अच्छे से हो जाएगी तो आप इवन ओरली भी इन सबको कर सकते हैं। तो आइए हम फाइंड करते हैं कि अब हमें अगर x को निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे। तो x को निकालने के लिए जैसे कि x क्या था, तो x a का ऑर्डर था, तो x का ऑर्डर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, b का जहां पे सेम होगा उसको लेना होगा, राइट। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेकेंड और थर्ड वाले इक्वेशन को हम लेंगे, ठीक। तो कैसे लिखेंगे, तो 4 × 10⁻⁻4 इज इक्वल टू के, और यहाँ पे 0.1 टू द पावर x और 0.2 टू द पावर y, राइट। और यहाँ पे क्या लिखेंगे 16 × 10⁻⁻4 इज इक्वल टू के, और यहाँ पे 0.2 टू द पावर x और यहाँ पे 0.2 टू द पावर y, ठीक है। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो देखिए क्या क्या कैंसिल हो रहा है, 0.2y 0.2y, के से के कैंसिल हो गया, 10⁻⁻4 10⁻4 कैंसिल हो गया, ठीक। अब क्या होगा हमारे पास यहाँ पे, जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/4 इज इक्वल टू क्या होगा 0.1 अपॉन 0.2 होल टू द पावर x हो जाएगा। तो यहाँ से आपको क्या वैल्यू मिलेगी जब आप कंपेयर करेंगे तो कि 1/4 इज इक्वल टू 1/2 टू द पावर x, और यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। तो इस तरह से क्या है कि x की वैल्यू 2 है, और इसके पहले क्या निकाले थे कि y की वैल्यू कितनी थी 1 थी। तो इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो ओवरऑल जो ऑर्डर इस रिएक्शन का होगा वो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो 3 क्या हो जाएगा, इसका ऑर्डर हो जाएगा। तो इस तरह से कुछ आप क्या कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं किसी भी रिएक्शन के ऑर्डर को। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं एक ऐसे टॉपिक को जो कि केमिकल काइनेटिक का जान है, जहां से क्या होता है कि बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, जो है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, ठीक है। एक क्या है ना कि फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक को अलग से पढ़ेंगे, बाकी जो ऑर्डर के रिएक्शन है जैसे कि जीरो ऑर्डर सेकंड ऑर्डर, इसको हम अलग से पढ़ेंगे, क्योंकि वो सब जो ऑर्डर है वो बस एक फॉर्मूले से निकल के आ जाएंगे। लेकिन फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या होगा, हमें अलग से पढ़ना पड़ेगा। इसका फॉर्मूला क्या है, जैसे कि आप पढ़े होंगे कि केटी जो है हमारे पास, के रेट कांस्टेंट, टी क्या है टाइम, इज इक्वल टू ln C0/Ct। अब C0 हमारे पास क्या इनिशियल कंसंट्रेशन है और Ct क्या है, किसी भी टाइम पर कंसंट्रेशन है, ठीक। अगर हमें इसको log 10 में चेंज करना है तो कैसे करेंगे कि 2.303 और log 10 C0/Ct करेंगे, ठीक। अगर हमें Kt हाफ करना है या फिर Kt 50% करना है ना, यानी कि जब हमें T हाफ निकालना है इसका हाफ टाइम पीरियड, तो उसको कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि Kt है ना इज इक्वल टू ln2। अब ln2 कहाँ से आएगा, तो हमारे पास जो यहाँ पे जो हमारे पास Ct है इसको हम क्या लिख सकते हैं C0/2, तो वहां से हमारे पास ln2 आ जाता है, और ln2 की वैल्यू कितनी होती है 0.693। तो आप यहाँ समझ सकते हैं कि जो T हाफ की वैल्यू होने वाली है वो क्या होने वाली है 0.693 अपॉन K। तो ये फॉर्मूला भी काफी इंपॉर्टेंट है दोनों, आप याद रखिए, से क्वेश्चन आएंगे जरूर। अब हम बात करते हैं कि जैसे हमारे पास 50% था, राइट, तो वहां पे हमने ln2 तो लिख दिया, लेकिन अगर हम अब मान लीजिए कि 90% कंप्लीशन हो या फिर 75% कंप्लीशन हो या 99% कंप्लीशन हो, तो इस सब क्वेश्चन को हम कैसे लिखेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से क्या है कि kt और यहाँ पे x%, तो इसको हम कैसे लिखेंगे ln 100 अपॉन 100 माइनस x, और x हमारे पास वही होगा जैसे कि 90 75 99 ऐसे कुछ। जैसे आप एग्जांपल देखिए कि अगर हमें k 90 निकालना है, यानी कि 90% रिएक्शन कंप्लीट हो गई है, तो उसको हम कैसे डील करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ln 100 अपॉन 100 माइनस 19। तो यहाँ से क्या होगा 100 अपॉन 10, और यहाँ पे क्या हो जाएगा ln 10। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। ln में डील करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो इसको 2.303 log 10 में चेंज करके भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब कुछ ग्राफ्स के बारे में समझते हैं, क्योंकि ग्राफ से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं और एडवांस में भी ग्राफ से ही क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा सा इसको
ऑफ बनाने के लिए, ठीक। तो यहाँ पे पहला ग्राफ क्या है कि एल सी टी वर्सेस टाइम, है ना। इसको हम कैसे निकालेंगे? तो जैसा कि आपने अभी पढ़ा कि के टी जो हमारे पास है वो किसके इक्वल है? एल सी नॉट बाई सी टी, राइट। अब यहाँ पे जो लॉग में है, डिवाइड में है, तो जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो किस में हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? एल एन सी नॉट माइनस एल एन सी टी। तो कुछ इस तरह से इसका ग्राफ बनेगा, और तो इसकी हेल्प से कुछ इस तरह से ग्राफ बन जाएगा। दूसरा हमारे पास ग्राफ क्या है कि जब हमें टी हाफ का जो ग्राफ बनाना होता है कंसंट्रेशन से, तो हम कैसे बनाते हैं? यानी कि ये जो है वो एक्स एक्सिस से क्या है? पैरेलल लाइन है। इसका यही मतलब है कि जो हाफ लाइफ पीरियड है वो इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती है, बट इन द केस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, बाकी सेकेंड और जीरो वाले ऑर्डर में वो डिपेंड करता है इनिशियल कंसंट्रेशन पे भी। अब हमारे पास क्या है कि यहाँ पे जो थर्ड ग्राफ है वो क्या है कि सीटी वर्सेस टाइम, यानी कि किसी भी टाइम पे अगर हमें ग्राफ बनाना हो तो उसको हम कैसे बनाएंगे? टाइम के अगेंस्ट। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं कि जैसे हमें पता है कि के टी इज इक्वल टू एल एन सी नॉट बाई सी टी, ठीक। तो अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे एक्सपोनेंशियल यहाँ पे डील करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ई के टी इज इक्वल टू सी नॉट बाई सी टी, राइट। और उसके बाद क्या है कि हमारे पास ई के टी को नीचे लिख जाएंगे, सी टी को ऊपर लिख जाएंगे, और वहां से क्या हो जाएगा कि सी टी इज इक्वल टू सी नॉट ई टू द पावर माइनस के टी, और माइनस के टी का ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। तो ये तीनों ग्राफ को आपको माइंड में रखना है, काफी हेल्प होने वाली है आपके एग्जाम में। अब यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसका अलग से टॉपिक बनाया हूं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इस चैप्टर का वो कौन सा है? ये वाला। अगर ये एक सिंगल फॉर्मूला याद रखेंगे तो इसके बाद आपको ना तो जीरो ऑर्डर के किसी फॉर्मूले को याद करना पड़ेगा, ना ही सेकेंड ऑर्डर के किसी भी फॉर्मूले को याद करना पड़ेगा, ना तो हाफ लाइफ, ना तो कोई भी उसका रिएक्शन। तो ये फॉर्मूला क्या है? के टी इज इक्वल टू सी नॉट टू द पावर 1 माइनस एन सी टी टू द पावर 1 माइनस एन अपॉन 1 माइनस एन। अब यहाँ पे एन हमारे पास क्या है? ऑर्डर है। ये फॉर्मूला आपको याद हो जाएगा। अब हम चलिए अप्लाई करते हैं कि जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स में इसको कैसे अप्लाई करना है। तो यहाँ पे जनाब हम समझते हैं कि जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स में आप इसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि ये फॉर्मूला आपको क्या हो जाएगा? आपको याद कर ही लेना है, ठीक है, किसी भी हाल में। अब हमें क्या करना है कि जीरो ऑर्डर के लिए एन की वैल्यू क्या होती है? जीरो होती है। अब जहां जहां पे एन है वहां पे हमें क्या करना है? जीरो रख देना है। जब आप जीरो रखेंगे तो कुछ फॉर्मूला इस तरह से सिंप्लीफाई हो जाएगा कि के टी इज इक्वल टू सी नॉट माइनस सी टी। अब यही फॉर्मूला आप लिख दीजिए। तो ये फॉर्मूला याद करने से क्या होगा ना, आपको कंफ्यूजन होगा कि यहाँ पे माइनस होगा कि नहीं होगा। उससे अच्छा है कि एक ही फॉर्मूला याद रखिए, और एक दो प्रोसेस है उसको आप सॉल्व कीजिए ताकि मेन फॉर्मूला आपको मिल जाए, जो कि ये वाला है। यहाँ पे फॉर्मूला में मिल गया कि सी टी इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस सी नॉट। अगर हमें हाफ लाइफ निकालना है तो सी टी की जगह पे हमें क्या लिखना पड़ेगा? सी नॉट बाई टू। तो हम यहाँ पे सी नॉट बाई टू लिखेंगे माइनस के टी। तो यहाँ पे जो टी हाफ का फॉर्मूला निकल के आता है वो क्या आता है? सी नॉट बाई टू के। तो यहाँ पे सी नॉट बाई टू के, इसका एक ही मतलब है कि जो टी हाफ है वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है, यानी कि इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है। अगर हमें सीटी को क्या करना है, यानी कि कंसंट्रेशन किसी भी टाइम पे, उसको हमें टाइम के अगेंस्ट ग्राफ बनाना है, तो कैसे बनाएंगे कि सी टी इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस सी नॉट, जिसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा कि हमारे पास सी नॉट जो है वो वाई इंटरसेप्ट हो जाएगी, और माइनस के है तो यहाँ पे कुछ इस तरह का ग्राफ बनेगा। अगर टी हाफ जो है हमारे पास वो सी नॉट के साथ कैसे रिलेट करता है, तो वो लिनियरली रिलेट करता है, और उसका जो स्लोप है वो 1/2 के है। तो आप इस तरह से माइंड में रख सकते हैं कि इसका जो स्लोप है वो क्या है? माइनस के है, और इसका स्लोप जो है वो क्या है? 1/2 के है, राइट। अब हमारे पास क्या है कि हमारे पास रेट वर्सेस कंसंट्रेशन को अगर हमें डील करना है तो हम कैसे लिखेंगे कि आर जो है, आर इज इक्वल टू के, और यहाँ पे ए का कंसंट्रेशन पावर में हमने क्या लिखा है? पावर में हमने जीरो रखा है। जीरो क्यों लिखा है? क्योंकि वो जीरो ऑर्डर का रिएक्शन है। तो जीरो मतलब कि वन हो गया, पावर जीरो है यानी कि वन हो गया। तो जो रेट है वो रेट कांस्टेंट के इक्वल ही होगी। जो रेट है जीरो ऑर्डर रिएक्शन का वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। तो ये ठीक वैसा ही ग्राफ है जैसा कि हमने पहले देखा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में, लेकिन वो टी हाफ के लिए था, और यहाँ पे क्या है? रेट के लिए है, यानी कि रेट जो है रेट और कंसंट्रेशन के बीच का रिलेशन है। तो आई होप कि ये तीनों ग्राफ आपको काफी अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो आइए हम समझते हैं सेकंड ऑर्डर रिएक्शन में भी। तो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन में भी कोई आपको फॉर्मूला याद नहीं करना। यहाँ पर भी आपको क्या है? वही फॉर्मूला कि के टी इज इक्वल टू सी नॉट माइनस एन 1 माइनस एन माइनस सी टी 1 माइनस एन अपॉन 1 माइनस एन। फॉर्मूला काफी सिंपल है, याद हो जाएगा। मैंने भी ऐसे याद रखा था, मैंने कोई जीरो और सेकंड ऑर्डर का कोई भी फॉर्मूला याद रखा था। ये एक पेरेंट फॉर्मूला है, इसको याद रख लिया, बाकी इसके बच्चों वाला जो फॉर्मूला है वो तो याद हो ही जाएगा। तो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए एन की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। तो के टी इज इक्वल टू, अब जहां पे एन है वहां पे हम क्या रखेंगे? 2 रखेंगे। तो आप रखेंगे तो सिंप्लीफाई होकर के कुछ इस तरह का फॉर्मूला आपके सामने आ जाएगा कि 1 अपॉन सी टी इज इक्वल टू के टी 1 प्लस सी नॉट। और यहाँ पे सी नॉट क्या है? इनिशियल कंसेंट्रेशन, और सी टी क्या है? कंसेंट्रेशन किसी भी टाइम पर। हाफ लाइफ निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? तो यही जो सी नॉट है
यही जो सी टी है इसके जगह पे हम क्या लिखेंगे, सी नॉट बाई टू। तो जब सॉल्व करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का मिलेगा कि जो टी हाफ होता है वो 1/k सी नॉट के इक्वल होता है। तो यहाँ पर भी आपने देखा कि जो टी हाफ है वो इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, यानी कि सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में ही वो क्या होता है, डिपेंड नहीं करता है, बाकी जीरो और सेकेंड ऑर्डर में क्या करता है वो डिपेंड करेगा। अब आइए इसके ग्राफ के बारे में समझते हैं कि 1/ct वर्सेस टी का अगर हम बनाना हो तो आप देखिए, आपने मैथ में तो बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, है ना, मैथ में, या फिर अगर आप नीट के स्टूडेंट है तो फिजिक्स में काफी अच्छे से ग्राफ को पढ़ा होगा। तो अगर आपके पास ये सिंपल सा अगर इक्वेशन दे रखा है और इसका ग्राफ बनाना है तो बड़े आराम से बना सकते हैं कि 1/ct, यानी कि इसको हमें वाई एक्सिस पे लेना है, टी को हमें एक्स एक्सिस पे लेना है, और एक इंटरसेप्ट हमारे पास क्या है, 1/c0। तो इस तरह का कुछ ग्राफ बनेगा। अगर हमें टी हाफ का बनाना है 1/c0 से, तो हमारे पास क्या है, y इज इक्वल टू mx टाइप का ग्राफ बनेगा, जिसमें जो हमारे पास स्लोप है वो कितना हो जाएगा, 1/k, है ना, हमारे पास जो स्लोप है वो कितनी हो जाएगी, 1/k। अगर हमें रेट वर्सेस कंसंट्रेशन का स्क्वायर का बनाना है तो हमने, अब देखिए हमारे पास यहाँ पे कंसंट्रेशन का स्क्वायर हमने लिया है एक्स एक्सिस में, तो हमारा ग्राफ लिनियर ही बनेगा। अगर हम सिर्फ कंसंट्रेशन लेते हैं तो हमारा पैराबोलिक ग्राफ बनता है। अब जनाब आप समझते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, कई बार क्या होता है ना कि हमारे पास जब गैसेस के बारे में डिस्कस करना होता है तो प्रेशर के टर्म में हमें इन सब चीजों को डील करना पड़ता है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को। तो आइए हम समझते हैं कि प्रेशर में कैसे हम डील करेंगे। तो जैसे कि हमारे पास एक रिएक्शन दे रखी है कि जो एक गैस है वो किसमें टूट रही है, बी प्लस सी में टूट रही है, तीनों गैसेस हैं, ठीक। तो सबसे पहले हमारे पास प्रेशर किसका था, सिर्फ ए के पास था, तो वो इनिशियल प्रेशर पी नॉट था, टाइम जीरो पे, और बी और सी का क्या था, कुछ भी प्रेशर नहीं था। किसी टाइम पर क्या हुआ कि पी नॉट माइनस पी एक्स, यानी कितना प्रेशर इसमें कम हुआ, और वो बी और सी उतना प्रेशर लगा रहे हैं उस पर। तो आपको पता होगा कि ये सब इक्विलिब्रियम में आपने काफी अच्छे से सीखा होगा कि पी नॉट माइनस पी एक्स, और यहाँ पे पी एक्स और यहाँ पी एक्स। अगर यहाँ पे टू बी होता है तो यहाँ पे हम टू एक्स लिखते हैं, टू पी एक्स लिखते हैं। अगर यहाँ पे थ्री सी होता है तो यहाँ पे थ्री पी एक्स लिखते हैं। तो ये सब आप आसानी से देख सकते हैं कि आपके क्वेश्चन में कैसे दिया गया। और t इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे, यानी कि जब पूरा का पूरा ए जो है वो खत्म हो गया, यानी कि जीरो हो गया, तो अब बी और सी दोनों के पास क्या हो जाएगा, पी नॉट क्या हो जाएगा, इतना प्रेशर आ जाएगा, ठीक। अगर हम बात करना हो कि अब टोटल प्रेशर कितना हो गया किसी भी टाइम पर, तो हम क्या लिखेंगे, पी नॉट माइनस पी एक्स, इसको फिर पी एक्स को ऐड करेंगे और इस पी एक्स को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो हमको क्या मिलेगा कि पी टी इज इक्वल टू पी नॉट प्लस पी एक्स होगा, लेकिन हमको यहाँ पे पी एक्स निकालना है, ठीक। तो पी एक्स इज इक्वल टू पी टी माइनस पी नॉट। अब यहाँ पे पी एक्स का हमें यूज आगे इस वाले फॉर्मूले में देखने को मिलेगा। तो जैसा कि हम जानते हैं कि अगर हमें ये फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है तो हम कैसे लिखते हैं कि के टी इज इक्वल टू एल एन, और यहाँ पे हम या तो इनिशियल मोल लिखते हैं या इनिशियल कंसंट्रेशन या इनिशियल प्रेशर। तो इनिशियल प्रेशर हमने क्या लिख दिया, पी नॉट लिख दिया, और यहाँ पे पी नॉट माइनस पी एक्स, यानी कि कितना कम हुआ, ठीक। अब यहाँ पे पी एक्स हमें दे नहीं रखा हुआ क्वेश्चन में, क्योंकि हमें क्वेश्चन में टोटल प्रेशर दे रखा हुआ किसी भी टाइम पर। दो प्रेशर दिए होंगे, एक इनिशियल प्रेशर और एक किसी टाइम पर टोटल प्रेशर। तो पीएक्स हमें तो नहीं दिया है, तो हम पीएक्स को हटाएंगे और उसके जगह पे पीटी माइनस पी नॉट यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। यहाँ पे पी नॉट डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, पी नॉट माइनस पीटी माइनस पी नॉट। अब जब आप इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक ओरिजिनल फॉर्मूला कि के टी इज इक्वल टू एल एन पी नॉट अपॉन टू पी नॉट माइनस पी टी। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये फॉर्मूला आपको याद नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि एक सिंपल केस मैंने यहाँ पे समझाया है कि जब हमारे पास ए कोई गैस है वो बी और सी में टूटती है तब ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। अगर आप यहाँ समझिए कि अगर आपके यहाँ पास यहाँ पे क्या है, टू और यहाँ पे थ्री हो, तब ये फॉर्मूला नहीं होगा, तब कोई और फॉर्मूला हो जाएगा। तो इस वजह से आपको ये पूरा प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। अंत में कुछ इस तरह का फॉर्मूला आपको लाना होगा और उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। तो अगर आपके पास कोई भी गैसेस रिएक्शन दिया गया हो तो आप ये वाला फॉर्मूला ना लिखिए, पूरा प्रोसीजर से जाए, फिर ये वाले ऐसे फॉर्मूले को आप फाइंड आउट करें और उसके बाद क्या करें, अपना क्वेश्चन सॉल्व करें। डायरेक्ट आप फॉर्मूला याद ना करें पहले। अब आइए हम समझते हैं आरएनएस इक्वेशन के बारे में, ठीक है। जो यहाँ पास रेट कांस्टेंट है वो किसके इक्वल है, ए ई टू द पावर माइनस ई अपॉन आर टी। अब यहाँ पे ए हमारे पास क्या है, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर है, ठीक। ये क्या है हमारे पास, ये एक्टिवेशन एनर्जी है। अच्छा एक चीज और, यहाँ पे आर की जो वैल्यू है, इसमें कई बार जब मैं भी तैयारी करता था तो कंफ्यूजन था कि आर की तो दो वैल्यू होती हैं, यानी कि 0.081 और यहाँ पे 8.314, किसको कब यूज करना है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपको ये चीज निकालना है, ये चीज माइंड में रखिए कि आपका जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो किस टर्म में दिया गया है। अगर वो लीटर पर एटीएम में दिया गया आपका एक्टिवेशन एनर्जी तो डेफिनेटली 0.81, नहीं तो अगर जूल में दिया गया है एक्टिवेशन एनर्जी तो आपको क्या करना है, 8.314 को ही यूज करना है, ठीक है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लेते हैं कि जैसे कि हमारे पास T1 टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट जो है K1 है,
और T2 टेम्परेचर पे जो रेट कांस्टेंट है वो K2 है। तो इन सब के बीच का रिलेशन कैसा होता है कि ln K2/K1 इज इक्वल टू EA/R 1/T1 - 1/T2। ये भी फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन के आते हैं, लेंदी होते हैं लेकिन आते हैं। अच्छा, एक बात और मैं आपको बता दूं कि जैसे आपके पास अगर मेंस में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है तो आप गैस कांस्टेंट में इसके जगह पे 1/12 और इसके जगह पे 25/3 लेकर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास वही क्वेश्चन इंटीजर टाइप में आता है तो आप ये सब वैल्यू ना यूज करें, क्योंकि ये अप्रॉक्स वैल्यू है, आपको यही सब वैल्यू यूज करना होगा। ऑल्दो इसका कैलकुलेशन काफी लंबा जाएगा, लेकिन आपको 1/12 और 25/3 नहीं यूज करना है, क्योंकि वहां पे थोड़ा सा भी इंटीजर के इधर से उधर हुआ तो आपका -1 देके चला जाएगा। तो आप काफी सावधानी से इंटीजर टाइप क्वेश्चन को टैकल कीजिएगा जेई में। ठीक, अब आइए हम अगले टॉपिक की बात करते हैं, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम के बारे में, है ना। एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम में हम यहाँ पे कुछ चीजें समझने वाले हैं। इसको ऑलरेडी हम समझते हैं, लेकिन ग्राफिकल हम इसी चैप्टर में पढ़ते हैं। ठीक, जैसे कि यहाँ पे क्या है, टाइम फॉर रिएक्शन यानी कि रिएक्शन कोऑर्डिनेट दिया गया और यहाँ पे वाई एक्सिस पे एनर्जी के बारे में बताया गया। ठीक, अब हमारे पास क्या होता है, जैसे समझिए हम रिएक्टेंट की एनर्जी क्या है, कुछ इतनी है, और प्रोडक्ट की एनर्जी क्या है, कुछ इतनी है। तो जब हम इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं तो वहां पे क्या है, जो पीक होता है, पीक पे ट्रांजिशन स्टेट बनता है। यानी कि आप ऐसे समझिए कि कोई एक रिएक्शन है जो प्रोसीड किया, फिर यहाँ पे क्या ट्रांजिशन स्टेट बना और अंत में जाकर यहाँ पे प्रोडक्ट बन गया। यहाँ पे प्रोडक्ट की एनर्जी कम है और जो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट की एनर्जी क्या है, ज्यादा है। तो प्रोडक्ट की एनर्जी कम, रिएक्टेंट की ज्यादा। हीट फॉर रिएक्शन हमें लिखना होता है तो कैसे लिखते हैं कि फाइनल माइनस इनिशियल, यानी कि प्रोडक्ट की एनर्जी माइनस रिएक्टेंट की एनर्जी। तो इस वजह से क्या होगा कि आपका जो डेल्टा एच आएगा यानी कि हीट फॉर रिएक्शन वो निगेटिव आने वाला है। निगेटिव क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट कम है और रिएक्टेंट ज्यादा। तो इस वजह से इस तरह का ग्राफ जिसमें कि हमारे पास रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा हो यानी कि उसका ग्राफ ऊपर हो और जो हमारे पास प्रोडक्ट हो वो नीचे हो, तो इस तरह का जो ग्राफ प्लॉट होता है वो किसके लिए होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए होता है। जब तो एंडोथर्मिक रिएक्शन में आप समझिए कि ठीक इसका क्या होता है, अपोजिट होता है, राइट। उसमें रिएक्टेंट की एनर्जी कम होगी और प्रोडक्ट की एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। इस वजह से जब फाइनल में माइनस इनिशियल करेंगे तो प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा होगी, रिएक्टेंट की एनर्जी कम होगी। तो जो डेल्टा एच की वैल्यू होने वाली है यानी कि हीट फॉर रिएक्शन की जो वैल्यू होने वाली है वो पॉजिटिव आने वाली है। और पॉजिटिव कहने का क्या मतलब, ये ग्राफ कौन सा है, एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए है। ठीक, अब हम समझते हैं इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट के बारे में, यानी कि जब हम कैटलिस्ट किसी रिएक्शन में ऐड करते हैं तो क्या होता है। और समझिए कि जो कैटलिस्ट होता है, कैटलिस्ट का काम क्या होता है कि रिएक्शन को काफी फास्ट कर देना। अब काफी फास्ट कैसे करता है, तो वो क्या करता है ना कि जो उसका एक्टिवेशन एनर्जी होता है उस एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है। कौन, कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट जब एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देगा तो काफी कम एनर्जी में वो क्या कर जाएगी, प्रोडक्ट फॉर्म कर लेगी। तो यही काम होता है कैटलिस्ट का। तो आप समझिए यहाँ पे कि जो हमारे पास कैटलिस्ट है उसको, उसके के को कैसे लिखेंगे, के यानी कि रेट कांस्टेंट। तो ई हमारे पास क्या एक्सपोनेंशियल है यहाँ पे, और ऊपर क्या है उसके है कि ये कैटलिस्ट अपॉन आर टी, और यहाँ पे ये कौन सा है, कैटेलाइज्ड एनर्जी है, कैटेलाइज्ड एक्टिवेशन एनर्जी। जैसे कि यहाँ पे जो एनर्जी यहाँ पे कम एक्टिवेशन एनर्जी हुई है कैटलिस्ट ऐड करने के बाद वो एनर्जी यहाँ पे लिखेंगे। और के यहाँ पे अनकेटेलाइज्ड है, तो अनकेटेलाइज्ड में क्या है, ए ई टू द पावर माइनस ये अनकेटेलाइज्ड अपॉन आर टी। तो यहाँ पे क्या है, अनकेटेलाइज्ड है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, ये भी रिलेशन आपको याद करना पड़ेगा कि के कैटेलाइज्ड अपॉन के अनकेटेलाइज्ड इज इक्वल टू ई टू द पावर। अब पावर यहाँ पे जब इन दोनों को आप डिवाइड करेंगे तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा और कुछ इस तरह का ग्राफ, कुछ इस तरह का आपको फाइनल रिजल्ट मिलेगा कि ये अनकेटेलाइज्ड माइनस ये कैटेलाइज्ड अपॉन आर टी। तो यही कुछ इंपॉर्टेंट इसमें जो है कंसेप्ट थे। आई होप कि आपको सारे समझ में आ गए। एक और पॉइंट यहाँ पे मिस हो रहा है जिसको कि मैं अभी यहाँ पे आपको समझा देता हूँ। जैसे आप समझिए कि जो हमारे पास क्या होता है ना कि हमारे पास जो टी हाफ होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, सी नॉट 1 माइनस एन के। ठीक है, तो अगर तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं कि जैसे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए निकालना हो तो एन की वैल्यू 1 लिख दिए तो सी नॉट और ऊपर पावर में क्या आ जाएगा, 0 है, यानी कि इंडिपेंडेंट, यानी कि जो टी हाफ है वो कंसंट्रेशन के इंडिपेंडेंट है। अगर हमें जीरो के लिए निकालना है कि जीरो ऑर्डर के लिए टी हाफ कैसे डिपेंड करता है, तो टी हाफ और यहाँ पे क्या करेंगे, सी नॉट और 1 माइनस 0, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी। वही हमें आप समझिए कि अगर हमें सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए टी हाफ निकालना है कि वो कैसे रिलेट करती है, तो आप कैसे लिख सकते हैं कि टी हाफ सी नॉट और यहाँ पे 1 माइनस 2, यानी कि इसका क्या हो जाएगा कि टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन सी नॉट। और 1 अपॉन सी नॉट कहने का क्या मतलब है कि टी हाफ जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है सी नॉट के, लेकिन किसी केस में, सेकंड ऑर्डर के केस में।
जीरो ऑर्डर के केस में क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और फर्स्ट ऑर्डर के केस में क्या है, इंडिपेंडेंट है। तो ये भी क्या है कि इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, जिसको कि अगर आप अपने माइंड में रखेंगे तो आपको काफी ज्यादा हेल्प होने वाली है। आई होप कि यार आपने जो अपने क्लास में पढ़ा होगा, अपने टीचर से काफी डिटेल में इन सब पॉइंट्स को पढ़ा होगा, वो इन सारे पॉइंट्स को आपने क्विक रिकैप काफी अच्छे से कर लिया होगा। अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है तो डेफिनेटली आप यहाँ पे अपना प्यार दिखाइए, ताकि हमें और ज्यादा मोटिवेशन मिले और ऐसे ही अच्छे अच्छे लेक्चर आप लोग के लिए मैं यहाँ पे लाता रहूं। आपके मेन एग्जाम से पहले इस चैनल पे बहुत अच्छे से कंटेंट आने वाले हैं, जो कि आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो इंस्टाग्राम के इस अकाउंट पे आप मुझसे पूछ सकते हैं, अगर आप इंस्टा यूजर हैं तो, और नहीं तो बाकी आप कमेंट में बेहिचक आप मुझसे पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में इस पूरे पीडीएफ का लिंक दे दिया गया है, तो आप वहां से जा करके उसको डाउनलोड करके काफी अच्छे से पढ़िए, उसको समझिए। अगर उससे ही आपको नोट्स बनाए तो उससे भी आप नोट्स बना सकते हैं, काफी अच्छा है। तो चलिए यार, इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। तब तक के लिए ओके बाय, बेस्ट ऑफ लक फॉर फ्यूचर, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।